हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यार क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसको निपटाएंगे 30 मिनट के अंदर। मतलब 30 मिनट के अंदर हम इसकी एक बेस्ट वाली रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो उन सब की डेफिनेशन, उन सब के फॉर्मूला, उन सब के कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स, साथ में जो डेरिवेशंस है, उनको शॉर्टकट में आप लोगों को मैं यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूँ। 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर रिवाइज होकर आपके दिमाग में होगा, बट कंडीशन है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की नीड है, तो जितना हो सके पढ़ने वाले बच्चों तक ये शेयर करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना है। इस पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो लेक्चर नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो मेरी वीडियोस के लिंक होते हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म मतलब जो खुद की ऐप है हमारी, उस पर जो वीडियो आती हैं, उस पर जो क्लास आती हैं, उनके लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। और एक मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है बेटा क्लास 12 फिजिक्स के लिए, तो ज्वाइन कर लेना चाहिए आंख बंद करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में बेटा जी इंस्टाग्राम पे हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, जहाँ पे आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फॉलो करना चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म बेटा जी। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है क्या पढ़नी होती है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यार कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। एक मैग्नेट है जो बार मैग्नेट है, ओके, या फिर हम बोले कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके चारों ओर का स्पेस जो होगा ना, उसके चारों ओर के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चारों ओर अगर बोल दिया तो इसका मतलब दूर दूर तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जहाँ तक उनके इफेक्ट को फील किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ ए रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। या तो भाई स्पेस हो किसके चारों ओर का, मैग्नेट के चारों ओर का, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों, या फिर आप बोल सकते हो कि मूविंग चार्ज, क्योंकि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जहाँ पे भी चार्ज मूव कर रहे हो, जहाँ पे भी करंट हो या मैग्नेट हो, उसके चारों ओर का स्पेस, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं है कि उसको सारे को बोल देंगे कि दूर दूर तक क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ये कैसी क्वांटिटी होता है बेटा जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल बी से इसको शो किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ओके। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो गोज होती है, और 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁻⁴ गोज के बराबर होता है। जो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला है कि टेस्ला में होता है, वो टेस्ला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि वेबर, नीचे होता है मीटर स्क्वायर बेटा जी, ठीक है। आगे हम जाके जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी। अब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या क्या है, जैसे हमने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो उसके चारों ओर फील्ड बनेगा, या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है क्या बता देता है, क्या प्रोवाइड करता है आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड देता है। और मूविंग चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, या फिर परमानेंट मैग्नेट, उसके चारों ओर का स्पेस जो होता है वो सोर्स ऑफ मैग्नेट्स कहलाते हैं। हम इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लग जाता है। अच्छा यार, अब सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे कुछ ये नोटेशन कर रखी है, मतलब कुछ एक डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखा है, जिसमें यहाँ पे क्रॉस लगे और यहाँ पे डॉट बनी हुई है। कोई भी क्वांटिटी जब आप लोगों को बोली जाएगी, अगर क्रॉस लगे हैं तो वो इनटू द पेज, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, ओके। क्रॉस डॉट का मतलब है कि वो क्वांटिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो ये याद रखना। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बोले, वो करंट बोले, या फोर्स बोले, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बट आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि क्रॉस का मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, डॉट का मतलब है कि प्लेन से बाहर आ रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है। फोर्स की अगर हम बात करें, देखो होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्यू विद वेलोसिटी वी के साथ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगती है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से लिखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो एफ वेक्टर क्यू वी क्रॉस बी हम इसको कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी का भी और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, जो ये थीटा है ये किस किस के बीच में है बेटा जी, ये वी एंड बी के बीच में है। ये किस किस के बीच में है, वी एंड बी के बीच में है। अब जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो उस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो प्रोजेक्टाइल है वो अलग अलग होती है, कभी सर्कल होती है, कभी हेलिक्स फॉर्म में होते हैं। तो वो कब सर्कल होती है, कब हेलिक्स होती है, उसको एक बार से देख लेते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। केस क्या है? केस है कि v परपेंडिकुलर है b के, मतलब यहाँ पे हमने क्रॉस से क्या शो कर रखा है, क्रॉस से हमने शो कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके इस प्लेन के इनवर्ड है। ओके, परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है q, ये विद वेलोसिटी v के साथ ऐसे चल रहा है, विद वेलोसिटी v के साथ ऐसे चल रहा है। तो इसके ऊपर क्या होता है बेटा जी, एक फोर्स लगती है, जो किस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से दी जाती है। जो ये फोर्स लगती है वो इसको किस शेप में ले आती है, एक सर्कल का रूप दे देती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इसको हम राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं। देखो ये हमारा होता है फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा होता है सेकंड वेक्टर। तो हमें क्या करना, अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, उसको फर्स्ट वेक्टर पर रखना और छोटे एंगल को कवर करते हुए सेकंड पे जाना है। ये अगर v है, ये अगर v है तो आपने v की तरफ आपका क्या किया भाई, हाथ ऐसे रखा। b किधर है, b अंदर है, ठीक है, b किधर है भैया, b अंदर है। तो हमें फर्स्ट वेक्टर से कहाँ जाना है भाई, अंदर वाले वेक्टर की तरफ जाना है, अंदर वाले वेक्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो हम ऐसे जब v से b की तरफ जाएंगे तो फोर्स कहाँ लग रही होगी, इधर। सिमिलरली जब यहाँ पे पार्टिकल होगा तो फोर्स इधर लग रही होगी, सिमिलरली यहाँ पे पार्टिकल होगा तो फोर्स इधर लग रही होगी। तो मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। जो ये सर्कल बनता है इसका एक रेडियस होता है बेटा जी, जिसको हम एक सिंपल से फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, कबर, कबर में वो, कबर में वो। यहाँ से आप आर भी निकाल सकते हैं, आर क्या होगा, एम वी बाई में क्यू बी, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से आप वी भी निकाल सकते हैं जो कि क्यू बी आर बाई में एम होगा, ठीक है, क्यू बी आर बाई में एम बन जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा कि इस सर्कल को पूरा करने में, चार्ज पार्टिकल को इस सर्कल में पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम क्या होगा बेटा जी, 2πr बाय में v कर देंगे। v की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दिस 2πm बाय में क्यूबी। यहाँ पे खास बात क्या है कि टाइम पीरियड जो है ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जी, वेलोसिटी पे। तो वो कांस्टेंट है एक तरीके से। ओके, एक और चीज़, जो ये सर्कल बना है, जो ये रेडियस है, ये कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी दो फोर्स लग रही हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर। एक तो लग रही है भैया मैग्नेटिक फोर्स, दूसरी कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है बेटा जी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स तो ये रही, क्यू वी बी साइन थीटा है, वी और बी 90 डिग्री पे है, तो साइन थीटा कितना, वो उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि साइन 90 1 होता है। तो क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है एम वी स्क्वायर बाय में आर। तो जब हम इनको कट करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने बोला था कि डेरिवेशन भी शॉर्टकट में मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अगर कोई एंगल बना हो, मतलब परपेंडिकुलर का केस ना हो, फिर क्या होगा भैया। तो जैसे कि मान लो इधर बी जा रहा है, ये आप लोगों के पास वी है, मतलब वी और बी के बीच में एक थीटा एंगल है। तो हमें सिंपल सा पता है यार कि जो फोर्स है वो तभी लग सकती है, मैक्सिमम फोर्स तभी लग सकती है जब क्या हो, वी परपेंडिकुलर हो बी के। अगर पैरेलल होगा तो फोर्स जीरो होगी। तो मतलब इस एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। मतलब अगर हम वी का कंपोनेंट इधर निकालें जिसको हम लिख रहे हैं वी पैरेलल, क्योंकि ये बी के साथ है तो बी के साथ है तो वी पैरेलल लिख रहे हैं और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा जी, इसकी वजह से फोर्स लगेगी। अब देखो बी इधर है, ये ऐसे है, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि सर्कल बनेगा ही बनेगा। लेकिन इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दैट्स वाई जो है हेलिक्स फॉर्म में जो है ये आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को रेडियस वही लिखना है, ठीक है, एम वी बाई में क्यू बी होता है, बट यहाँ पे वी के साथ साइन थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है उसमें साइन थीटा आता है बेटा जी, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड वही रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है पिच। पिच क्या होती है, व्हाट इज़ द पिच, हाँ जी, क्या है पिच। जो पिच है बेटा जी, ये कैपिटल पी, ये पिच होता है। मान लो अब आपने क्या करा, सर्कल पूरा कर रहा है पार्टिकल, मतलब सर्कल ऐसे घूम के आगे जा रहा है। तो जब वो सर्कल पूरा कर रहा है तो वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, एक लीनियर डिस्टेंस को कवर करता है। तो उस हॉरिजॉन्टल, उस लीनियर डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, ठीक है। तो इधर वाला डिस्टेंस है भाई, तो इधर की वेलोसिटी इधर का टाइम लेंगे, तो इधर की वेलोसिटी कितनी है, पैरेलल वाली, जो कि कितनी है, वी कोस थीटा। टाइम पीरियड ये रहा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। और शेप कैसी है बेटा जी, पाथ की हेलिकल है। अब डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं यार किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की, जब अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रहा हो तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और जो फिंगर कर्ल हो रही हैं वो बी को शो कर रही होंगी। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होती तो हम अंगूठा नीचे करते और फिर उस हिसाब से जो फिंगर घूम रही होती, कर्ल हो रही होती, फिर वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाती बेटा जी, ठीक है। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट आता है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स होती है कि जब पार्टिकल भाई साहब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स को फील कर रहा है। मतलब व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर,
इज सब्जेक्टिव टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल भाई विद वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जा रहा है, ई में वी, ई में बी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस पर दो फोर्स लगेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्या होती है क्यू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड वाली अभी हमने पढ़ी ही है कि क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, तो वैसे हमने लिख दिया। तो ये होती है हमारी लो रेंज फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पे उस पूरे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। सर ये कैसे लगती है? देखो यार, पहली बात तो फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। ओके, बट ये हो कैसे रहा है भाई? इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट चल रहा है तो चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं। हम एक टाइप के चार्ज कैरियर्स को मान लेते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, विद वेलोसिटी वी के साथ ऐसे चल रहे हैं। तो भाई ध्यान से देखना कि विद वेलोसिटी वी के साथ जब चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, बी अंदर की तरफ है, तो कॉमन सी बात है कि फोर्स ऊपर लग रही होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन तो मिल गई, है ना? वही कॉन्सेप्ट लगा जो पहले वाला था। लेकिन फॉर्मूला कैसे है? देखो, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितनी लगती है? क्यू वी बी साइन थीटा लगती है। ओके, अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक थोड़ा बहुत सारे हैं, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो या इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। ठीक है, साथ में क्या आ गया? एरिया आ गया कंडक्टर का, साथ में उसकी लेंथ आ गई, और साथ में चार्ज की वैल्यू आ गई। तो हमने उठा के इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? एन ए एल ई वी बी साइन थीटा होगी, और वो विद वेलोसिटी वी के साथ चल रहे हैं। तो भैया ए एन, ये रहा एन ई और वी, ये सब क्या हो गए? करंट हो गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाया था तो आई हो गया। बचा क्या हुआ है यहाँ पे? बचा क्या हुआ? एल बी साइन थीटा। तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया बेटा जी। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों के पास जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स ये वाली लगती है। आगे जाते हैं बाइट सावर्ट्स लॉ। बाइट सावर्ट्स लॉ क्या बताता है यार? बाइट सावर्ट्स लॉ हमें क्या बताता है? कोई भी एक करंट एलिमेंट है छोटा सा, उसकी वजह से हमें किसी भी पॉइंट आर पे क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। कुछ चीज़ समझने की है वो देख लेते हैं। देखो यार, मान लो हमने क्या किया कि ए बी जो है वो एक छोटा सा डी एल लिया हमने। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस डी एल का वेक्टर निकालना होगा। तो वेक्टर कैसे निकालते हैं? जिस दिशा में करंट जा रहा है, जिस दिशा में करंट जा रहा है, यहाँ से इस दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो वो डायरेक्शन ऑफ किसकी हो जाएगी? डी एल वेक्टर बन जाएगी। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है तो उसको ऐसे मीट करेंगे, और वो हमारा आर वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो जो जो ये थीटा है ये इन दोनों के बीच में ही है। सबसे पहली बात, ये थीटा किस किस के बीच में? डी एल और आर के बीच में। और छोटा एंगल कवर करना, ये नहीं कि आप ऐसे एंगल को कवर करो, हमेशा छोटे एंगल को कवर करना, और राइट हैंड थंब रूल इज बेस्ट। ओके, चलो, म्यू नोट क्या होगा बेटा जी? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब यहाँ इसके चारों ओर कौन सा मटेरियल रहने वाला है बेटा जी। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, आई बाहर लिखेंगे, डी एल क्रॉस आर कर देंगे, और नीचे लिख देंगे आर क्यू। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म कहलाती है। इसमें दो चीज़ नोट करने की कि थीटा किस किस के बीच में होता है, कैसे हमें कंसीडर करना, और डीएल वेक्टर को कैसे मानना है। जो भी आपका कंडक्टर है उसके टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर दो, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके टेंजेंट ही आप लोग ड्रॉ कर दो। ठीक है, चलो जी, इसके बाद और कुछ ऐसा तो नहीं है। अच्छा, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन जो है आप लोग किस तरीके से दे सकते हैं? दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आप क्या करो, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसके साथ अपना अंगूठा करो राइट हैंड का, और अपनी फिंगर को कर्ल करके देखो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा। या आप एक और तरीका कर सकते हैं, डी एल इज़ हमारा फर्स्ट वेक्टर, आर हमारा सेकंड वेक्टर। तो डी एल ये जा रहा है, आर हमारा ये रहा, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हमने किया, सेकंड की तरफ गए तो अंगूठा नीचे की तरफ है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इनवर्ड होगा। ठीक है, चलो, और इसकी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आती है, और एक ही एप्लीकेशन है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बहुत बड़ा डायग्राम है, बट इसमें हम क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं कि एक सीधा सा हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे जिसमें से करंट ऐसे चल रहा होगा बेटा जी। ये इसका एक्स एक्सिस मान लेते हैं, कोई भी एक्सिस जो मानना है। ठीक है, तीनों एक्सिस हम ले लेंगे, इसका रेडियस ए मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमने एक्स लिया। और मान लो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें किसी पॉइंट पी पे, इसके एक्सिस पे, क्योंकि हमने एक्सिस पे निकालना है, इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पी पे किसी छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाइट सावर्ट्स लॉ यही तो कहता है कि जिस पॉइंट की वजह से निकालना है उसको मिला दो, मिला दिया। सिमिलरली हम कुछ अगर दूसरा एलिमेंट लें सेम साइज़ का उसके अपोजिट, तो वो भी उसकी वजह से भी हम यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भी, आफ्टर कैलकुलेशन हम एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं
जो कि होता है म्यू नॉट कैपिटल एन, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा हो, आई ए स्क्वायर होता है बेटा जी, नीचे आ जाता है 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3 नहीं, मतलब जो चीज़ हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये डीएल वेक्टर है, ये हमने जो आर मिलाया तो इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा जी, 90 डिग्री होता है। और जो हम बाद में बीच में अगर मतलब अगर आप सेंटर पे निकालना चाहते हैं तो सेंटर पे जो फील्ड अगर निकालना है तो उसका मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस जीरो हो जाए। जब ये वाला डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसको जीरो कर देंगे, इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो सीधा क्यूब बनेगा, और क्यूब बनेगा तो ऊपर वाले स्क्वायर को कट कर देगा। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2a जो है हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट कई बार आ जाता है, इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आ जाता है, मतलब न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसको एक बार देख लो कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर तुम्हें बोला जाए पूरा एक अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो आप लिखोगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन एल्फा साइन बीटा। ये साइन एल्फा साइन बीटा क्या है कि इसके सेंटर से या परपेंडिकुलर जो भी आपने लाइन लगाई है उससे ऊपर अल्फ़ा पूरे लास्ट एंड तक और बीटा पूरे लास्ट एंड तक नीचे की तरफ, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफाइनाइट, अगर हम मान लें कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब है कि ये आर बिल्कुल जो अल्फ़ा है वो 90 हो जाए और बीटा भी 90 हो जाए। इनफाइनाइट तो तभी होगा ना, इनफाइनाइट तो तभी होगा। तो साइन 90 कितना हो जाता है 1, तो ये 1 और ये 1 2 हो गए, तो नीचे वाला जो 4 है वो 2 बन जाता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ हमें क्या बताते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द लूप। मतलब ये बोल रहा है कि आपने क्या करा कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें से करंट जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से देखा कि इसके चारों ओर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है। मान लो यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे है, तो बराबर आर डिस्टेंस पे आप कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे वो बी रहने वाला है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसकी सरकमफेरेंस के अलोंग ही देखना चाहता हूँ फील्ड कितना है, तो वो कैसे निकालूंगा। मान लो मैंने छोटा सा एक पार्ट लिया, डीएल वेक्टर मैंने ले लिया, तो यहाँ पे फील्ड कितना है भाई, बी है, सेम डिस्टेंस पे है। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर डीएल लिया तो यहाँ पे फील्ड कितना है, बी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे को जोड़ दे रहा हूँ, इस सारे को जोड़ दे रहा हूँ। तो ये लाइन इंटीग्रेशन कर दी मैंने, क्या कर दी बेटा जी, लाइन इंटीग्रेशन। तो यही बोला इन्होंने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, मतलब जितना करंट वहाँ से उसमें से उस लूप में से जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कि गॉस थ्योरम में हम क्या करते थे, अनक्लोज चार्ज के बारे में बात करते थे, यहाँ पे हम करंट के बारे में बात करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। दो एप्लीकेशन है, एक और मतलब सोलिनॉइड वाली है वो भी हम देख लेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। एक लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो देखो यार अभी हम करके आए थे कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर हमें निकालना तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर लिखते हैं। अगर मैं क्या निकालूं कि अगर मान लो इसमें से करंट जा रहा है आई, इस सिलेंडर वाले कंडक्टर में से जो करंट जा रहा है आई जा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस आर पे तुम लोग क्या करो, डिस्टेंस आर पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इसका मतलब है कि ये जो हम लूप लगाएंगे, एम्पीरियन लूप जो लगाएंगे, ये पूरे करंट को कवर कर रहा है, पूरे करंट को कवर कर रहा है। आउटसाइड हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक कंडक्टर वाला इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं अंदर की तरफ अगर बात करूं कहीं पे भी, मतलब अगर आर लेस देन ए, अगर मान लो इसका रेडियस ए है और मैं सिर्फ डिस्टेंस आर पे बात करूं, तो उस केस में हमें करना क्या होता है बेटा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना होता है कि देखो पहले क्या है कि ये जो एरिया है वो है पाई ए स्क्वायर, उसमें से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। अगर 1 में से बात करूंगा तो आई बाय में पाई ए स्क्वायर होगा। अगर मान लो मैं किसी भी डिस्टेंस पे बोल रहा हूँ तो उतने ही डिस्टेंस में से करंट को काउंट करूँगा, तो इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जाएगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये तो ये इससे कट, तो आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हमें उस टाइम पे करंट यूज़ करना होगा, और उसको यूज़ करके हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। अगर हम बिल्कुल ऊपर की बात करेंगे, ऊपर की बात करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं फिर, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए बेटा जी, ठीक है। अब इनके ग्राफ देखो कि बी यहाँ पे इन्वर्सली आर के साथ, यहाँ पे बी जो है आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, या फिर बोलो कि एक तरीके से उसके ऊपर तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट ऐसे ग्राफ बनेगा, इन्वर्सली में ऐसे बना देंगे, और तो जहाँ आर इज इक्वल टू ए वाला है वो हमारा ये पोर्शन रहने वाला है,
ठीक है बेटा। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड होता है बेटा जी, आपने एक इंसुलेटेड वायर ली, कॉपर वायर, और उसको बिल्कुल टाइटली वाउंड कर दिया तो एक छल्लेदार सा बन जाता है सिलेंडर फॉर्म में, तो उसे बोला जाता है सोलेनोइड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, खास बात क्या होती है सोलेनोइड की? सोलेनोइड की खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो आपका फील्ड है बाहर की तरफ जीरो होता है और अंदर क्या होता है बेटा जी? यूनिफॉर्म होता है, बट उसमें भी झोल है थोड़ा सा। सीरो पे जो फील्ड होता है वो हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू मिड, क्योंकि फील्ड कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, तो यहाँ पे आधा है क्योंकि फील्ड लाइन थोड़ी दूर दूर है। ठीक है बेटा, और जो इसकी वजह से फील्ड होता है वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और एन इज वट? एन इज होता है कैपिटल एन बाई एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बीच में जो होगा इनसाइड सोलेनोइड जो होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा, और सीरो पे अगर हम देखेंगे तो हाफ होगा, सीरो पे अगर हम देखेंगे तो वो हाफ होने वाला बेटा जी। ठीक है, तो ये वाली एक एप्लीकेशन है बेटा जी, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आप लोगों को देखने को मिलती है, एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, और ये डायरेक्ट हमारे डेरिवेशन में आती ही आती है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड क्या होता है, और बाहर जो फील्ड है वो जीरो होता है, मिड में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, और जीरो पे हाफ होता है यूनिफॉर्म वाले का, मतलब मिड वाले का। ओके, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स कैरिंग कंडक्टर अगर हम देखें तो भाई इसमें क्या करेंगे? दो कंडक्टर्स ले रहे हैं हम, दोनों में करंट है I1 और I2, दो का इनका दो केस लेंगे, मतलब एक में दोनों में डायरेक्शन जो है करंट की सेम है और एक में अपोजिट है। इसमें I1 करंट बोला हमने और इसमें I2 करंट बोल दिया। सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट देखना पड़ेगा, है ना। देखो यार ध्यान से, यहाँ पे क्या करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर करंट ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे लगेगी? हमने लिखा था कि F इज इक्वल टू आई एल बी है ना। तो सर ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा? अरे भाई यहाँ पे अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों ओर फील्ड बनेगा, चारों ओर फील्ड बनेगा तो दूसरे वाले को देखो, इसके चारों ओर फील्ड ऐसे बन जाएगा, दूसरे वाले में अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरा कंडक्टर इस तरीके से रखा है कि उसमें करंट ऊपर जा रहा है और फील्ड अंदर की तरफ है ना। तो हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में लगता है तो उस पर आई एल बी साइन थीटा की फोर्स लगती है, मीन्स आई एल क्रॉस बी आप लोग बोल सकते हैं। तो एल इज कौन है भाई? एल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर, फील्ड जा रहा है अंदर दूसरे कंडक्टर में, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है बेटा, सिमिलरली हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए करंट अंदर जा रहा है, ओ सॉरी ऊपर जा रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी? बाहर आ रही होगी, तो बाहर आ रही है। करंट कहाँ है? पहले में ऊपर जा रहा है, फील्ड कहाँ है? अंदर हमारी तरफ आ रहा है ना। तो करंट ऊपर, फील्ड हमारी तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मतलब ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेम करंट में क्या होता है? सेम पैरेलल करंट में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं बेटा जी। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करूं, मतलब कितने पोर्शन पे फोर्स लगी है, जो भी पोर्शन पे फोर्स लगी उसकी लेंथ में ले लूँगा, तो उसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2, नीचे हो जाएगा R बेटा जी। ठीक है, अब बात हुई कि ये सेम करंट था तो अट्रैक्टिव थी, अगर डिफरेंट करंट हो तो भैया फोर्स का तरीका वही है जो फाइंड आउट करने का मैंने बताया है, बट फ़र्क क्या होगा कि फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, मतलब आप बोल सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी जब भी करंट क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है कि भैया आपने कोई करंट कैरिंग कॉइल ले ली, उसके अंदर करंट जा रहा है या तो क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू आई इंटू में एरिया, एरिया ऑफ द लूप, जो भी लूप हम ले रहे हैं, या अगर हम स्क्वायर लेंगे या अगर हम रेक्टेंगल लेंगे तो वो एरिया हम यहाँ पे लिख देंगे। अब एम जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन हम किस तरीके से ले रहे होंगे? देखो आपका करंट जिस भी दिशा में जा रहा है, आप उसके अलोंग अपना राइट हैंड जो है उसकी क्या करो बेटा जी? उसकी आप क्या करो? फिंगर्स घुमा लो। ठीक है, अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे तो फिंगर की डायरेक्शन में अगर मैं अपना करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को अगर घुमाऊँ राइट हैंड थंब की, ठीक है, राइट हैंड की, तो थंब मेरा अंदर जा रहा है ना, तो यही डायरेक्शन है, मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिंगर्स को मैं करंट की डायरेक्शन में घुमाऊंगा, अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन हुई? किसकी डायरेक्शन हुई बेटा जी? ये मैग्नेटिक मूवमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई अपनी तरफ, आपकी तरफ। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ओके, दूसरी बात आप लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं कि भाई ये अगर करंट है,
ठीक है, अगर यहाँ पे अंगूठा अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कि इस फेस से फील्ड अंदर जा रहा है, दूसरे फेस से बाहर निकल रहा है। तो जिस फेस में फील्ड अंदर जाता है वो साउथ होता है, जिससे निकलता है वो नॉर्थ होता है बेटा जी। ठीक है, और कुछ इसमें बताने का नहीं है, और डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। चलो, टॉर्क की अगर हम बात करें, मतलब कि क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एक करंट कैरिंग कोयल अगर आप लोगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या आ जाती है, टॉर्क आ जाती है। क्यों आ जाती है? अरे भाई, उसके अंदर जब आप कोयल रख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कंडक्टर रख रहे हो, है ना, और कंडक्टर में आप क्या भेज रहे हो, करंट भेज रहे हो। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी रखे होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगती है। फ़र्क है कि इनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यार अगर एफ इज इक्वल टू देखे तो वो आई एल बी साइन थीटा होता है। अगर थीटा ही जीरो हो गया तो फोर्स जीरो होगी। अब अगर इसी तरीके से लेंथ और इसी तरीके में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो इन ब्रांचेस के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। तो सिर्फ किन के ऊपर फोर्स लगेगी? इसके ऊपर और इसके ऊपर फोर्स लगने वाली है। तो अलग अलग दिशा में फोर्स लगेगी, एक की नीचे एक की ऊपर लगेगी। वो तब लगेगी जब आपने करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे मान रखी है। अगर आप करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो फोर्स एक नीचे हो जाएगी और एक ऊपर हो जाएगी, फिर ठीक है, वो अपोजिट हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, और एक ऊपर लग रही है और एक नीचे लग रही है। तो नेट फोर्स यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जीरो हो रही है। और कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है भैया, देखो कोई भी चीज़ अगर ऐसे कोई भी चीज़ है, इसके इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, तो ये ऐसे घूमेगी तो रोटेशन आ गया, मीन्स टॉर्क यहाँ पे आ गया। तो टॉर्क को कैसे निकालते हैं यार? इनमें से कोई भी एक फोर्स लो, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, और इनटू में इन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा जी। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो हम लिख देते हैं। तो वो बन जाता है आप लोगों के पास क्या, आइदर फोर्स क्या है भैया, फोर्स इस ब्रांच की जो भी लेंथ है, इस ब्रांच की जो भी लेंथ है वो कितनी है, बी है। तो फोर्स इन ब्रांच पे कैसे लग रही होगी, आई बी इंटू बी। ठीक है, और किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के, दैट्स वाई हम साइन थीटा को नहीं लिख रहे हैं। ओके, साथ में क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा बेटा जी आफ्टर कैलकुलेशन इज ए साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो आई ए इंटू बी जो वो एरिया ऑफ कोयल बनेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई ए है और लेंथ बी है। तो ये हो गया आपका एरिया। तो आई ए साथ में क्या है, बी साइन थीटा। तो आई और ए को मैंने क्या बोला था, एम, तो ये एम बी साइन थीटा बन गया। साइन थीटा है तो हम इसको एम क्रॉस बी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तरीका वही है कि इसको फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं, इसको सेकंड वेक्टर। फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ जाना है और क्या करते जाना है, छोटे एंगल को कवर करते जाना बेटा जी। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है एम बी साइन थीटा। ओके, टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम कब लगेगी, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो मिनिमम टॉर्क लगने वाली है। तो ये हमारा टॉर्क का केस हुआ, और इसी पे बेस्ड हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा जी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या यूज़ करता है, डिटेक्ट करता है या मेजर करता है स्मॉल करंट। ये याद रखना, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रिंसिपल ये किस पे काम करता है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क को फिल करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। ये है नॉर्थ साइड, ये है साउथ साइड। ये है हमारे पास क्या बेटा जी, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाइंडिंग करी होती है और नीचे की तरफ हेयर स्प्रिंग लगा होता है। और ऊपर की तरफ क्या होता है हमारे पास, ये सपोर्ट देने के लिए फॉस्फोर ब्रून स्ट्रिप होती है जिसमें एक मिरर भी लगा होता है, और ये टॉर्जन हेड होता है। होता क्या है कि जब इसमें से करंट पास किया जाता है तो ये करंट कैरिंग कोयल बन गई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कोयल अगर है तो उसके सीरो अलग अलग जो ब्रांच उन पर फोर्स लगेगी, एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, या एक इधर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से रोटेट करते हैं। ये रोटेट होगा तो हेयर स्प्रिंग क्या होगा भैया, इसमें ट्विस्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा। तो उसी पे ये बेस्ड करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये है कि आई जो है, जो करंट आपने पास किया उसी की वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आई क्या है बेटा जी, थीटा है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल जी। इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल के एन ए बी होता है बेटा जी। वट इज़ ए इज़ द एरिया ऑफ कोयल, वट इज़ बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, के क्या है वो टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कितना है वो के हमें बताता है। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट जो कितना है वो हमें के बताता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। तो ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हुई। ये इसका दूसरा डायग्राम है जो एनसीईआरटी में आता है। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कॉनकेव शेप में होते हैं। सिलेंड्रिकल कोर होता है, उस पर वाइंडिंग की होती है। तो इसका ये सामने का एक तरीके से आप टॉप व्यू बोल सकते हैं। ये एक स्केल लगा होता है जिसके साथ एक पॉइंटर लगा होता है। नीचे की तरफ ये जो वायर रखी हुई है ये हेयर स्प्रिंग होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक बार से डायग्राम जरूर से एक बार से देख लेना। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट।
ठीक है। इट इज़ डिफाइन एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट थ्रू इट्स कोयल। मीन्स थीटा अपॉन में आई, थीटा अपॉन में आई जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है। अब थीटा की वैल्यू या आई की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ये रही, आई इज इक्वल टू जी, जी की वैल्यू कितनी है के, मतलब आई इज इक्वल टू बन गया के एन ए बी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या, के थीटा अपॉन में चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा एन ए बी, तो एन ए बी ऊपर गया तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला ये बन गया। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो रेडियन, मतलब ऊपर एंगल है तो नीचे करंट है तो एम्पियर इनवर्स होती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज व्हाट, वोल्टेज सेंसिटिविटी वही भाई डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज हो गया। वोल्टेज को कैसे लिखते हैं, आई आर से लिखते हैं भैया। अब आई की वैल्यू जो हमने पहले लिखी है ना, देखो थीटा अपॉन में वी हो गया, थीटा अपॉन में वी का मतलब आई आर, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और थीटा इज अपॉन में आई, आई की वैल्यू कितनी होगी, के थीटा एन ए बी, ऊपर पहले से आर रखा है ये इससे कट, तो एन ए बी बाय में के आर हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, एन से 2n आप लोग जा रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो रहा है। तो रेजिस्टेंस डबल, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, तो वो नंबर तो कट ही रहा है, तो वी सेम रहने वाला है। और जो आर होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ दी गैल्वेनोमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास कन्वर्जन, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर बना सकते हैं और कैसे भाई उसको फिर वोल्ट मीटर बना सकते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर। देखो एमीटर जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है करंट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और आइडियल एमीटर ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। बट ये बनते कैसे हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर, हमने बोला कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, है ना, तो उसके रेजिस्टेंस को कम करना, रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका होता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो, तो ऑटोमेटिकली पूरी अरेंजमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो आगे करंट चला गया आई जी करंट, और इधर चला गया आई माइनस आई जी। आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे KCL लगा सकते हो, या आप सिंपल ये रूल लगा सकते हो कि पैरेलल ब्रांचेज हैं तो वोल्टेज और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ और यहाँ सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी इंटू में एस कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ का आई जी कैपिटल जी। तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू निकाल लेनी है कि भाई कितने टाइप का, मतलब कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा, ठीक है। एमीटर इज़ ए लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। मतलब कन्वर्ट करते हुए क्या हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, बट ओवरऑल जो वो डिवाइस बना है उसको सर्किट में पैरेलल में यूज़ ना करके सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। और रेंज अगर आप लोगों को इंक्रीज़ करनी है तो आप जी अपॉन में n-1 लिख रहे होंगे बेटा जी, ठीक है, जी अपॉन में n-1 लिख रहे होंगे। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर क्या होता है भैया, वोल्टेज को नोट करेगा, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप वहीं पे होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपने आप में हाई होता है, तो हम क्या करते हैं उसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा हाई करने के लिए सीरीज़ में ही क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है बेटा। और वोल्ट मीटर क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूँ तो वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलो, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल जो असेंबली बनी वो कहलाएगी हमारी वोल्ट मीटर। यहाँ से अगर मान लो पीछे से कहीं से किसी वोल्टेज लगाने से आपके पास करंट आ रहा है आई जी, तो यहाँ पे कितना करंट हो रहा है आई जी, क्योंकि सीरीज है भाई, ठीक है। तो मतलब आप वी को कैसे लिख सकते हो हम लोग के अकॉर्डिंग, तो आई जी भाई वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी इज इक्वल टू आई कितना है आई जी है, और रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस में कैपिटल जी है। तो यहाँ से हम इस आर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितनी हुई वी अपॉन में आई जी माइनस कैपिटल जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को किसमें, वोल्ट मीटर में। बट ओवरऑल वही बात कि जो वोल्ट मीटर बनता है उसको सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है, उसको सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है बेटा जी। तो इंक्रीज़ करने के लिए, रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए आप n-1 इंटू अपॉन में जी लिख सकते हैं बेटा जी, ठीक है, मतलब जितने टाइम्स वो बोल रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो बस ये था आपका चैप्टर नंबर 4 का 30 मिनट रिवीजन वीडियो बेटा। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और इवन आज थर्ड चैप्टर का वन शॉट भी आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए फुल ऑन जो है मेहनत चली हुई है। आप लोग भी बताइए कि किस तरीके की वीडियो, किस तरीके की सीरीज़ आप लोग चैनल पे चाहते हैं। मैं वैसी ही वीडियोज़, वैसी ही सीरीज़ आप लोगों के लिए ले आऊँगा। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की नीड है, जितना हो सके पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करिए, और ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद,
वंदे मातरम।